नमस्कार दोस्तों, मैं जेके मौर्य स्वागत करता हूं आप लोगों का लॉर्ड बुद्धा इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूपीएचईएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम 2016 की। ये एग्ज़ाम हुआ था 12 जनवरी 2019 को और इसमें जो जीएस का पोर्शन है जो सभी सब्जेक्ट्स के लिए कॉमन होता है, तो इस तरह इन क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं आज के क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। ये एग्ज़ाम कब हुआ था? 12 जनवरी 2019 को। इसका हम पूरा जो जीएस का पोर्शन है जो सभी सब्जेक्ट्स के लिए कॉमन होते हैं उसका हम लोग डिटेल सॉल्यूशन डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, विज्ञान तथा इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अपने महत्वपूर्ण योगदान के लिए निम्न में से किसे वर्ष 16 में पद्म विभूषण पुरस्कार प्रदान किया गया था? ये आपको बताना है। आपके सामने ऑप्शन है डॉक्टर बी अन्ने, डॉक्टर विश्वनाथन शांता, डॉक्टर नागेश्वर रेड्डी या फिर डॉक्टर NS रामानुज आचार्य। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही है। ठीक है, डॉक्टर BA अन्ने, इन्हें जो है 2016 में पद्म विभूषण पुरस्कार प्रदान किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका डिटेल आप देख सकते हैं। 2016 में विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में डॉक्टर BA अन्ने को मिला था और 2020 की अगर बात करें तो पद्म विभूषण पुरस्कार 7 लोगों को प्रदान किया गया है। कौन कौन से लोग हैं? सुषमा स्वराज मरणोपरांत, अनिरुद्ध जगन्नाथ, मैरी कॉम, जॉर्ज फर्नांडिस मरणोपरांत, अरुण जेटली मरणोपरांत, छन्नू लाल मिश्र और विश्वेश तीर्थ मरणोपरांत। तो ये सारे लोग हैं 7 लोग जिनको ये पद्म विभूषण पुरस्कार मिला है 2020 का। चलिए सेकंड क्वेश्चन, नवंबर 2015 में पणजी में आयोजित भारत के 46वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में किस फिल्म ने गोल्डन पीकॉक पुरस्कार जीता है? दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आप लोग कमेंट बॉक्स में अपने आंसर दे सकते हैं। ऑप्शन है द ब्यूटीफुल सिटी, द किंडरगार्टन टीचर, एम्ब्रेस ऑफ सपरेट और ऑन द विंग्स ऑफ ड्रीम्स। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी सही है, एम्ब्रेस ऑफ सपरेट, एम्ब्रेस ऑफ सपरेट को मिला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये डिटेल डिस्कशन आपके सामने है, देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंद्र 2015 क्या है? इंद्र 2015 क्या है आपको बताना है। भारत तथा रूस का संयुक्त सैन्य अभ्यास, भारतीय मौसम विभाग द्वारा विकसित मौसम भी निगरानी करने की अत्याधुनिक प्रणाली, मौसम की निगरानी करने की अत्याधुनिक प्रणाली, वैज्ञानिकों द्वारा विकसित धान की एक उन्नत किस्म जिसे अधिक सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती, चंद्रमा की तरह खोज के लिए इसरो द्वारा प्रक्षेपित एक उपग्रह। तो ये आपको बताना है, ये साइंस एंड टेक का क्वेश्चन है। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही है, भारत तथा रूस का संयुक्त सैन्य अभ्यास। ठीक है, तो ये आपस में सैन्य अभ्यास होता है हमारे मित्र राष्ट्रों के बीच में। तो इंद्र 2015 भारत और रूस के बीच 7वां सैन्य संयुक्त अभ्यास था। तो इस तरह से जो भी लेटेस्ट में सैन्य अभ्यास हूँ उसको आप लोग याद कर सकते हैं। ये 14 दिनों तक चला था। ठीक है, तो ये 2015 का था। ठीक है, जो 2016 के आसपास हुआ था। भारत के किस महान योद्धा की वर्ष 2016 में 475वीं जयंती आयोजित की गई? महाराणा प्रताप, शिवाजी, पृथ्वीराज चौहान या फिर रानी दुर्गावती। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही है, ए सही है। ठीक है, तो महाराणा प्रताप हैं, इनकी 475वीं जयंती आयोजित की गई थी 2016 में। तो हम देख रहे हैं कि एग्ज़ाम तो 2019 में ज़रूर हुआ है, लेकिन जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं वह 2016 से 17 के बीच वाले ही पूछे गए हैं इस एग्ज़ाम में। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, ये डिटेल इसमें दिया है, आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, उद्यमशीलता को बढ़ावा देने की केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना स्टैंड अप इंडिया। स्टैंड अप इंडिया निम्न में से किससे संबंधित है? तो गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं उससे भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो इसमें है महिलाओं तथा अल्पसंख्यकों से संबंधित है, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति तथा महिलाओं से संबंधित है, अल्पसंख्यकों तथा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति से, या फिर उपरोक्त सभी से। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही है। जो स्टैंड अप इंडिया है ये 6 जनवरी 2016 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में इसको शुरू किया गया था और ये किसके लिए है? अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति और महिलाओं से संबंधित है। इसमें क्या होता है इसका डिटेल आप देख लीजिए, इम्पॉर्टेंट है।
इसमें क्या है कि स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 10,000 करोड़ रुपए की प्रारंभिक राशि के साथ सिडबी के जरिए पुनर्वित्त खिड़की उत्पन्न कराई जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। शैक्षिक दक्षता की मूल आवश्यकता है। शैक्षिक दक्षता की मूल आवश्यकता क्या है? शिक्षण कौशलों में निपुणता, शिक्षक की विभिन्न तकनीकों के उपयोग में निपुणता, शिक्षण में संचार माध्यमों एवं तकनीकों के समुचित उपयोग में निपुणता, या फिर उपयुक्त सभी। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी सही है। ये सारी चीज़ें शैक्षिक दक्षता की मूल आवश्यकता हैं। ठीक है, इसमें देख लीजिए क्या क्या चीज़ें हैं। ये सारी चीज़ें हैं, तीनों चीज़ें इसमें आती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। शोध प्रतिवेदन में परिसीमन संबंधित होता है। शोध प्रतिवेदन में परिसीमन संबंधित होता है। किससे संबंधित होता है ये बताना है। 4 ऑप्शन है हमारे सामने। समस्या के अध्ययन में शोधकर्ताओं की सीमाओं से, शोध की समस्या के लिए सीमाओं के निर्धारण से, शोध समस्या के परिभाषीकरण से और उपरोक्त सभी से। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसमें सारे ऑप्शंस हमारे सही हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन जब भी हो तो वहाँ पे आप सर्किल बना लें, क्योंकि हमारा माइंड इतना तेज चलता है एग्जाम में कि हम मिस कर जाते हैं। ऑप्शन है, मापन एवं मूल्यांकन के मध्य कोई संबंध नहीं है। मापन मूल्यांकन की प्रक्रिया का एक भाग है। मापन एक चर को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। या फिर मूल्यांकन मूल्य निर्धारण की प्रक्रिया है। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही है। ये गलत है, इसलिए ये सही है। मापन एवं मूल्यांकन के मध्य कह रहा है कोई संबंध नहीं है, जबकि आपको पता है कि मापन और मूल्यांकन के बीच संबंध होता है। बाकी ये जो तीनों स्टेटमेंट हैं ये बिल्कुल सही हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। 9 क्वेश्चन नंबर है, 2016 की यूजीसी की कौन सी अधिसूचना गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान सुनिश्चित करने का प्रयास है? ऑप्शन है, पीएचडी पूर्ण करने की न्यूनतम एवं अधिकतम अवधि, पीएचडी कार्यक्रम लागू करने की 11 शर्तें पूरी करना, पर्यवेक्षकों द्वारा उनके शोध विद्यार्थियों के शोषण को रोकने हेतु किए जाने वाले उपाय, या फिर मुक्त विश्वविद्यालयों को पीएचडी कार्यक्रम की अनुमति देना। तो ये आपको बताना है कि जो 2016 की यूजीसी की कौन सी अधिसूचना गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान सुनिश्चित करने का प्रयास है। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही है। पीएचडी कार्यक्रम लागू करने की जो 11 शर्तें पूरी करना, ये इसको गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान सुनिश्चित करने का प्रयास है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। यदि एक शोधकर्ता सामाजिक आर्थिक स्थिति के 3 स्तरों से संबंधित विद्यार्थियों की चिंता की तुलना करना चाहता है तो इससे संबंधित प्रदत्तों का विश्लेषण किया जा सकता है। केवल टी परीक्षण द्वारा, केवल एनोवा द्वारा, एनोवा के साथ टी परीक्षण द्वारा, या फिर एनोवा द्वारा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। और क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर इसमें जो हमारा सही होगा वो बी वाला सही होगा, केवल एनोवा द्वारा। क्वेश्चन नंबर 11 है, स्मार्ट मोबाइल फ़ोन में निम्न में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम ज़्यादातर उपयोग होता है? तो आप सभी लोग स्मार्टफोन यूज करते हैं, तो इसलिए ये क्वेश्चन बनता है आप लोगों से। ऑप्शन है डांस, दूसरा है विंडोज़ एक्सपी, और तीसरा है विंडोज़ 7, और चौथा है एंड्रॉयड। तो ये आप सभी लोगों को पता ही होगा कि एंड्रॉयड, जैसे आप लोगों का ये मतलब सिंपल लोग कहते भी हैं कि एंड्रॉयड फ़ोन यूज कर रहे हैं, तो एंड्रॉयड जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। बाकी जो ये है विंडोज़ एक्सपी, डॉस, विंडोज़ 7, ये कंप्यूटर में यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, या इसको समझ लेते हैं। स्मार्ट मोबाइल फ़ोन पे अधिकतर एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग होता है। एंड्रॉयड गूगल द्वारा विकसित एक मुक्त सोर्स है, यानी ओपन सोर्स मोबाइल प्रचालन यंत्र है जो लाइनक्स पर आधारित है। ये भी ध्यान रखिएगा, एंड्रॉयड किस पर आधारित है? लाइनक्स पर आधारित है। एंड्रॉयड का विकास मुख्य रूप से टच स्क्रीन मोबाइल के लिए किया गया था, जिसे आप क्या कहते हैं? स्मार्टफोन कहते हैं। इसके अलावा आप लोगों को पता होगा कि विंडोज़ के भी मोबाइल हैं जो नोकिया ने लॉन्च किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। जो सॉफ्टवेयर इंटरनेट पर वेबसाइटों को खोजता है उसे क्या कहते हैं? जो सॉफ्टवेयर इंटरनेट पर वेबसाइटों को खोजता है उसे आप क्या कहते हैं?
सर्च फर्मवेयर, सर्च विधि, सर्च प्रकाश या फिर सर्च इंजन। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी सही है, सर्च इंजन। ठीक है, सर्च इंजन कहते हैं, ये तो आप सभी लोगों को पता ही होगा। इसका डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं। जो सॉफ्टवेयर इंटरनेट पर वेबसाइटों को खोजता है उसे सर्च इंजन कहते हैं। दूसरे शब्दों में अगर सर्च इंजन की बात करें तो यह एक ऐसा प्रोग्राम है जो इंटरनेट पर उपलब्ध सूचनाओं में से किसी विशेष सूचना को ढूंढकर हमारे स्क्रीन पर प्रदर्शित करता है। जैसे आप जाते हैं गूगल में और सर्च इंजन में आप कुछ भी टाइप करते हैं जो आपको सर्च करना होता है, और वो क्या करता है, उस स्पेशल जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होता है उसको सर्च करके आपके स्क्रीन पे ला देता है। ठीक है, और उसमें से जो आपको सही लगता है आप उसको देख लेते हैं। बहुत सारी सूचनाएं उसी से रिलेटेड ले आता है। तो कुछ और भी सर्च इंजन है जो इंटरनेट पे अवेलेबल है, इसको देख सकते हैं। याहू सर्च इंजन है, अल्टा विस्टा है, लाइकास है, हॉटबॉट है और गूगल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी नेटवर्क में WLL होता है। WLL क्या चीज़ है? वाइड लाइन लूप, वायरलेस लो लिंक, वायरलेस इन लोकल ग्रुप, वर्किंग इन लो लाइन। तो ये हमारे सामने चार ऑप्शन है, जिसमें से जो WLL क्या चीज़ है, तो ये होता है वायरलेस इन लोकल लूप। क्या होता है मतलब इसका? वायरलेस इन लोकल लूप। इसका डिस्क्रिप्शन देख लीजिए आप लोग। किसी नेटवर्क में प्रयोग होने वाले WLL का रूप क्या है? वायरलेस इन लोकल लूप होता है। यह क्या है? एक वायरलेस का संचार लिंक है जिसमें यूजर नेटवर्क से रेडियो आवृत्तियों के जरिए जुड़ता है। यूजर कैसे जुड़ता है? रेडियो आवृत्तियों के जरिए नेटवर्क से जुड़ता है। इसे फिक्स्ड वायरलेस कनेक्शन भी कहा जाता है। यह CDMA तकनीकी पर आधारित है। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा कि कितने सारे क्वेश्चन कंप्यूटर से रिलेटेड आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो हमारे YouTube चैनल पर आप जाएंगे, जब आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको प्रीवियस ईयर के कंप्यूटर्स के क्वेश्चन भी आपको मिलेगा, जो कंप्यूटर के हमारे एक्सपर्ट हैं नवल सर, उनके द्वारा बनाया गया है वीडियो, बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है। तो आप लोग उस वीडियो को देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आएगी। और सबसे अच्छी बात उस वीडियो की ये है कि उसमें टॉपिक वाइज डिस्कस किया गया है, तो उससे कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपके आएंगे उसको आप अच्छे से कर सकेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, कंप्यूटर का किस पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब तकनीकी का प्रयोग होता है? तो पूछा जा रहा है कि कंप्यूटर की किस पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब तकनीकी का प्रयोग होता है। प्रथम पीढ़ी होता था, सॉरी अब तो अपडेट होता जा रहा है तो हम उसको भूल जाते हैं, और जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होती है उसका हम यूज करते हैं। सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन या फिर फोर्थ जनरेशन। तो इसमें हमारा ए सही है। जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर बने थे उसमें वैक्यूम ट्यूब का यूज करते थे, और उसकी वजह से क्या होता था कि हमारा जो कंप्यूटर होता था वो बहुत बड़ा हो जाता था, उसकी साइज़ बहुत बड़ी हो जाती थी, और जो इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन होता था वो भी बहुत ज़्यादा हो जाता था। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी को बचाने के लिए धीरे धीरे आपके सामने कई सारी टेक्नोलॉजी डेवलप हुई, और आपके सामने जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसमें ULSI, ठीक है, ULSI या SLS जो सिस्टम है इसको हम लोग यूज करते हैं, जैसे नोटबुक, लैपटॉप, इंटरनेट, इस तरह से इन सभी सारी चीज़ों में यूज करते हैं। अच्छा, इसकी जनरेशन की बात करें तो सबसे पहले आपने देखा कि वैक्यूम ट्यूब का यूज हुआ, उसके बाद ट्रांजिस्टर का यूज हुआ, उसके बाद इंटीग्रेटेड चिप का यूज हुआ, उसके बाद माइक्रो प्रोसेसर का यूज हुआ, और इस तरह से जैसे जैसे इनका यूज बढ़ता गया, जो साइज़ था कंप्यूटर का वो छोटा होता चला गया, लाइट का कंजप्शन छोटा होता चला गया, और आज हमारे जेब में कंप्यूटर आ गया है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, एल नीनो किससे संबंधित है? एल नीनो किससे संबंधित है? तो ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। तो इसमें ऑप्शन है समुद्री जलधारा, दूसरा है समुद्री लहर, तीसरा है वायुमंडलीय विक्षोभ, और चौथा है पर्यावरणीय विक्षोभ। तो ये जो एल नीनो है ये समुद्री जलधारा से संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित है दोस्तों? समुद्री जलधारा से संबंधित है। आप लोगों ने पढ़ा होगा एल नीनो और ला नीनो। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि प्रशांत महासागर में पेरू के निकट समुद्री तट के गर्म होने की घटना को क्या कहते हैं? अल नीनो कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि दक्षिण अमेरिका के पश्चिम तटीय क्षेत्र पेरू एवं इक्वाडोर के आसपास प्रशांत महासागरीय जलधारा के तापमान में होने वाली वृद्धि को अल नीनो कहा जाता है। और अल नीनो के प्रभाव से क्या होता है? प्रशांत महासागर में समुद्र की सतह गर्म हो जाती है, इससे हवाओं के रास्ते और गति में परिवर्तन आ जाता है, जिसके चलते मौसम चक्र बुरी तरह प्रभावित हो जाता है। तो एल नीनो ये होता है, और ला नीनो भी होता है।
उसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार के क्लाइमेट एक्शन प्लान का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन है न्यूक्लियर ऊर्जा, दूसरा है वनारोपण, तीसरा है कूड़ा कचरा में ऊर्जा का रूपांतरण और चौथा है सौर ऊर्जा। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही है। क्लाइमेट एक्शन प्लान के अंतर्गत न्यूक्लियर ऊर्जा नहीं आता है। ठीक है, तो वर्ष 2008 से प्रारंभ हुआ है भारत सरकार का क्लाइमेट एक्शन प्लान, और इसके अंतर्गत वनारोपण आता है, कूड़ा कचरा से ऊर्जा का रूपांतरण आता है, वो सौर ऊर्जा को शामिल किया गया है। न्यूक्लियर नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से ओजोन क्षरण के नियंत्रण से संबंधित है? क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, टोरंटो प्रोटोकॉल या फिर रियो सम्मेलन? तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही है। हमारा ऑप्शन बी सही है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ओजोन क्षरण के नियंत्रण से संबंधित है। ओजोन परत को नष्ट करने वाले पदार्थों पर वर्ष 1985 में वियना समझौता हुआ था और 1987 में मॉन्ट्रियल संधि प्रस्ताव पारित हुआ था, जिसे 43 देशों के प्रतिनिधियों द्वारा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए थे। भारत मॉन्ट्रियल संधि प्रस्ताव में लंदन संशोधन के पश्चात भारत कब शामिल हुआ? तो 1992 में शामिल हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन से टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किए गए हैं? तो टाइगर रिजर्व आपको बताना है इसमें कौन से घोषित किए गए हैं। तो आपके सामने ऑप्शन है रणथंभौर, मानस, इंद्रावती और ये डी है सहयात्री। तो आपको बताना है कि इसमें 1 2 3 सही है या 1 2 4 सही है या 2 3 4 सही है या फिर 1 2 3 4 सारे सही हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी वाला, ये सारे इसके अंतर्गत आते हैं। ये जो मानस है, रणथंभौर है, इंद्रावती है, सहयात्री है, ये सभी टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किए जा चुके हैं। ठीक है, तो इसमें देख सकते हैं आप लोग, ये 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था और अगस्त 19 तक भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित राज्यों में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। ये पूरा डिटेल में दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको लर्न कर लीजिएगा। असम में देखें तो कौन कौन है? काजीरंगा, मानस, नामेरी। छत्तीसगढ़ में कौन है? अचान कमार, इंद्रावती, उदंती और सीता नदी। महाराष्ट्र में है मेलघाट, पेच, सहयात्री, तडोबा, अंधारी। राजस्थान में मुकुंद पहाड़ी, सरिस्का, रणथंभौर। उत्तर प्रदेश में कतरनिया घाट, दुधवा। उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट। तो इस तरह से ये सारे आपके अलग अलग स्टेट के प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत आने वाले टाइगर रिजर्व हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, भीमा नदी प्रमुख सहायक है। भीमा नदी जो है वो किसकी सहायक नदी है? तो इस तरह से जितने रिवर्स हैं उनकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं उनकी सहायक नदियां हैं, वो भी इम्पॉर्टेंट है, हमें याद होना चाहिए कि जितने टाइगर रिजर्व हैं ये याद होने चाहिए, जितने कन्वेंशंस हुए हैं जितने, वो सब याद होने चाहिए आपको। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। कृष्णा की, गोदावरी की, गंगा की या फिर महानदी की? इसमें हमारा ऑप्शन ए सही है। जो भीमा नदी है वो कृष्णा की सहायक नदी है। इसका डिस्क्रिप्शन देख लीजिए। कृष्णा नदी जो है इसकी 2 सबसे बड़ी सहायक नदियां हैं। एक तो भीमा नदी है जो उत्तर की ओर प्रवाहित होती है और दूसरा तुंगभद्रा नदी है जो दक्षिण में है। कृष्णा नदी जो है दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी है। इसका उद्गम कहाँ से होता है? याद रखिएगा, महाराष्ट्र राज्य में महाबलेश्वर के समीप पश्चिमी घाट श्रृंखला से होता है। ठीक है, ये पश्चिमी घाट श्रृंखला है, ये पूर्वी घाट है। कृष्णा नदी की लंबाई की बात करें तो 1290 किलोमीटर है। इसे कृष्णबेला के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। रेगूर शब्द संबोधित करता है, क्या संबोधित करता है? दोमट मिट्टी को, लेटराइट मिट्टी को, काली कपास मिट्टी को या फिर लाल व पीली मिट्टी को? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिट्टी से रिलेटेड, ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी सही है। जो रेगूर मिट्टी है इसको काली कपास मिट्टी भी कहते हैं। तो ये जो काली मिट्टी है ये स्पेशली जो है कपास की मिट्टी के नाम से भी जानी जाती है। इसमें कपास की खेती बहुत अच्छे से होती है। इसमें पोटास की बहुलता होती है। ये मिट्टी पाई कहाँ जाती है? महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, गुजरात और मध्य प्रदेश में पाई जाती है और इसमें कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है। तो ये काली मिट्टी से रिलेटेड सारे पॉइंट्स याद रखिएगा। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस रानी ने अपने पति की मृत्यु के पश्चात शासन किया है? तो ये यूपी का क्वेश्चन कह सकते हैं। तो ऑप्शन है अपाला,
नागनिका, यशोदा या फिर महाप्रजापति गौतमी। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही है, नागनिका। इसका डिस्क्रिप्शन आपके सामने है। प्राचीन भारत में रानी नागनिका ने अपनी पति के मृत्यु के पश्चात शासन किया। और ये किसकी पत्नी थी? सातकर्णी प्रथम की पत्नी थी। ठीक है, या इनका नाम नैनिका कहीं मिलता है, कहीं नागनिका मिलता है। ये अंगीय कुल के एक महारथी तृणकाइरो की पुत्री थी। ठीक है, तो ये कहाँ से, जो रानी नागनिका का अभिलेख है उससे ये हमें पता चलता है। और उससे ये भी पता चलता है कि इनके जो पति सातकर्णी प्रथम थे, इनके द्वारा अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ आदि यज्ञों का आयोजन किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद के कितने सूक्त हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऋग्वेद के कितने सूक्त हैं? 1017, 1035, 1040 या फिर 1055। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें जो सही आंसर है वो किसी में नहीं है। इसका डिस्क्रिप्शन देख लीजिए। ऋग्वेद जो है सनातन धर्म का सबसे आरंभिक स्रोत है। इसमें 1028 सूक्ति हैं, जो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं लिखा गया है। इसमें देवताओं की स्तुति की गई है। वेद मंत्रों के समूह को सूक्त कहते हैं। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं और 10,580 ऋचाएँ हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राचीन भारत में कांची कहाँ था? प्राचीन भारत में कांची कहाँ था? कर्नाटक, हरिद्वार, ग्वालियर या फिर तमिलनाडु। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी सही है, कांची तमिलनाडु में था। कांची कहाँ था? तमिलनाडु में था। और कांचीपुरम या कांची भारत के तमिलनाडु में स्थित मंदिरों के लिए प्रसिद्ध था। मंदिरों के लिए प्रसिद्ध था। किस वर्ष प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1856, 1857, 1860 या फिर 1895। तो इसमें जो है कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी 1867 में मुंबई में हुई थी और इसकी स्थापना की थी आत्माराम पांडुरंग ने। प्रार्थना समाज के अगर मुख्य उद्देश्य की बात करें तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? जाति प्रथा का विरोध करना, स्त्री पुरुष विवाह की आयु में वृद्धि, विधवा विवाह, स्त्री शिक्षा आदि को प्रोत्साहन प्रदान करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ का प्रारूप उपबंधित है। ये पॉलिटी का क्वेश्चन आपके सामने आ गया। संविधान की प्रथम अनुसूची में, संविधान की द्वितीय अनुसूची में, संविधान की तृतीय अनुसूची में या फिर संविधान की चतुर्थ अनुसूची में। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी सही है, संविधान की तृतीय अनुसूची में भारत में संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ का प्रारूप का वर्णन है। इसके अलावा इसमें और भी विभिन्न पद हैं, जैसे मंत्री के लिए, संसद सदस्य के लिए, उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए जो पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ के प्रारूप का उल्लेख है। तो आप याद रखिएगा तृतीय अनुसूची। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा की लोकसभा के समान शक्तियां हैं। जैसे राज्यसभा और लोकसभा है, इनकी शक्तियां लगभग समान है, लेकिन कुछ मामलों में इनकी पावर अलग अलग है। कुछ के लिए पावर केवल राज्यसभा को है और कुछ के लिए केवल लोकसभा को है। तो इसमें देखिए क्या है, नई अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन के विषय में, सरकार के को पदच्युत करने में, संविधान के संशोधन में, कटौती प्रस्ताव के निर्माण में। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन है वो सी सही है, सी सही है। इसमें बात की गई है राज्यसभा की लोकसभा के समान शक्तियां हैं। तो अगर हम नई अखिल भारतीय सेवाओं के विषय की बात करें तो ये अधिकार केवल राज्यसभा को है, केवल राज्यसभा को है। सरकार को पदच्युत करने की बात करें तो ये केवल लोकसभा को है, राज्यसभा का अधिकार इसमें नहीं है, क्योंकि जो सरकार होती है, जो मंत्रिमंडल होता है, वो लोकसभा के प्रति रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, उत्तरदायी होता है। तो जब लोकसभा में उसका बहुमत नहीं होता है तो लोकसभा उस अविश्वास प्रस्ताव ला के सरकार को पदच्युत कर सकती है। कटौती प्रस्ताव ये भी केवल लोकसभा में है। जब बजट लाया जाता है तो उस समय कटौती प्रस्ताव विपक्ष के द्वारा लाया जा सकता है। लेकिन जो संविधान संशोधन का विषय है, ये संविधान के संशोधन में अधिकार राज्यसभा को उतना ही है जितना कि लोकसभा को है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन और राष्ट्रपति का निर्वाचन, इन दोनों में आपको डिफरेंस भी पता होना चाहिए। तो इसमें पहला ऑप्शन है राज्यसभा के सदस्य द्वारा निर्वाचित होकर, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होकर, लोकसभा के सदस्यों एवं विधानसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होकर,
राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होकर। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही है, बी सही है। संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होकर उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। अगर राष्ट्रपति के चुनाव की बात करें तो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए जो लोकसभा है और जो राज्यसभा है, दोनों सदनों के केवल जो निर्वाचित सदस्य हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, और जो राज्यों की विधानसभाएं हैं, राज्यों की विधानसभाएं हैं, उसके जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। और यूटी जो है, जिनके पास विधानसभा है, उनके जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो लोग भाग लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। भारत में नीति आयोग कब अस्तित्व में आया? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 सितंबर 2014, 25 दिसंबर 2014, 1 जनवरी 2015 या फिर 8 मई 2015। तो आपको पता होगा कि जब भारत में जब अभी हमारे देश में बीजेपी की सरकार आई थी 2014 में, तो उसके बाद इसका गठन किया गया था 1 जनवरी 2015 को। ठीक है, नीति आयोग का गठन किया गया था और इसको लाया गया था योजना आयोग के स्थान पर। योजना आयोग को हटाया गया था और उसकी जगह पे इसको लाया गया था। यह भारत के एक प्रमुख नीतिगत थिंक टैंक के रूप में जाना जाता है, जो सहकारी संघवाद की भावना को बढ़ावा देता है। ये बॉटम से टॉप की ओर जाने की बात करता है और इसका फुल फॉर्म देख लीजिए नीति आयोग का, द नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया, द नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत चिन्हित प्रत्येक गरीब परिवार को कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है? तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, तो देखिए जो गवर्नमेंट की स्कीम है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाऊंगा और उसमें गवर्नमेंट की स्कीम के बारे में डिस्कस करूंगा और आप लोगों को बता दूं कि मैं रोज़ सुबह 7:30 बजे आप लोगों के लिए जीएस के क्वेश्चन लेके आता हूं। उसका टारगेट एक दिन पहले दे दिया जाता है टेलीग्राम चैनल पे, जो नीचे लिंक दिया हुआ है GIC GS, ठीक है, उसमें आप जुड़ जाइए, या ट्रिकी मैथ्स बाय JK सर नीचे लिखा है। तो इस दोनों ग्रुप में हम लोग क्या करते हैं कि जो डेली का टारगेट होता है कि आपको आज कितना पढ़ना है, उतना सिलेबस हम आपको देते हैं। उससे रिलेटेड नेक्स्ट डे आप लोगों का टेस्ट लिया जाता है मॉर्निंग में 7:30 पे। और इसके लिए हम लोग GS और मैथ्स रीजनिंग के लिए पेड ग्रुप भी चला रहे हैं। अगर आप पेड ग्रुप में इंटरेस्टेड हों तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए आप लोग। इसका आंसर सी सही होगा, 1600 रुपये। ठीक है, तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत जो चिन्हित किए जाते हैं प्रत्येक गरीब परिवार को 1600 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। और यह योजना कब शुरू हुई थी? तो 1 मई 2016 को बलिया उत्तर प्रदेश में इसका शुभारंभ किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 है। भारत सरकार द्वारा बजट 2016-17 में प्रारंभ किया गया नकुल स्वास्थ्य पात्र किससे संबंधित है? नकुल स्वास्थ्य पात्र किससे संबंधित है? जनसंख्या स्वास्थ्य, डेयरी क्षेत्र, गरीबी निवारण या फिर सामुदायिक कल्याण। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही है, यह डेयरी क्षेत्र से संबंधित है। यह योजना जो है 2016-17 के बजट सत्र में प्रारंभ किया गया था। नकुल स्वास्थ्य पत्र डेयरी क्षेत्र से संबंधित है। देश में पहली बार पशुओं के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए पशुधन संजीवनी नकुल स्वास्थ्य पत्र योजना शुरू की गई। और साथ ही पशुओं को UID द्वारा, जैसे आपका UID होता है, आधार कार्ड होता है, उसी तरह से पशु UID द्वारा पशुओं की पहचान और राष्ट्रीय डेटाबेस बनाया जा रहा है। देश में पहली बार राष्ट्रीय बोवाइन प्रजनन एवं डेयरी विकास कार्यक्रम के तहत देसी नस्लों के संरक्षण और संवर्धन के लिए एक नई पहल शुरू की गई है, राष्ट्रीय गोकुल मिशन, राष्ट्रीय गोकुल मिशन, जिसमें जो है 5 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ दिसंबर 14 में शुरू की गई। इस मिशन के तहत 14 गोकुल ग्रामों की स्थापना की जा रही है। तो आज हम लोगों ने 30 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया। जो एग्ज़ाम हुआ था 12 जनवरी 2019 को, अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं, जो टारगेट विद SK सर के मार्गदर्शन में चलाया जा रहा है, आपको पता होगा वेल नोन फैकल्टी हैं, इंग्लिश के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं यूपी में, और इसके पहले आप केंद्रीय विद्यालय में भी वर्क कर चुके हैं एज अ PGT। तो इसमें जो हम लोग GS का बैच चला रहे हैं, इसमें GIC GS असिस्टेंट प्रोफेसर, UP एडेड जूनियर टीचर की जो वैकेंसी है, ये KB और DSSSP का, ये इस तरह से हम लोग सिलेबस को डिज़ाइन करेंगे
जिसमें ये सारे एग्ज़ाम्स आपके कवर हो जाए, क्योंकि अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम देते हैं तो इसी तरह से और भी सारे एग्ज़ाम्स हैं जो इसी तरह के क्वेश्चन उसमें जीएस के, मैथ्स के, रीजनिंग के पूछे जाते हैं। तो ये हमारा प्लान है, 90 डेज का प्लान है, 3 महीने का। इसकी फ़ीस ओनली 1999 रुपये रखी गई है। इसमें हम आपको डे वाइज प्लान देते हैं, डेली का प्लान देते हैं, उसको आपको प्रिपेयर करना होता है और उससे हम लोग टेस्ट लेते हैं। टेस्ट के बाद हम उसका आंसर की जारी करते हैं, आपको देते हैं, और नेक्स्ट डे हम लोग लाइव डिस्कशन करते हैं पूरा डिटेल में उन सारे क्वेश्चंस का, ताकि उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस आपके गलत ना हो जाए। तो टॉपिक वाइज सेक्शनल टेस्ट लिया जाता है। इन सब में जितने भी टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, जितने भी सब्जेक्ट से, पूरे सिलेबस को कवर कराया जाएगा। जैसे साइंस है, हिस्ट्री है, पॉलिटी, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, यूपी जीके, और इन सब के नोट्स भी आप लोगों को डेली प्रोवाइड कराए जाते हैं। डेली का टारगेट दिया जाता है और डेली के नोट्स भी दिए जाते हैं। डेली स्पीड टेस्ट हम लोग कराते हैं। रीजनिंग, मैथ्स डेली लाइव क्लासेस होती हैं आपकी, रात में 9 बजे लाइव क्लास होती है, ठीक है। मैथ्स और रीजनिंग के लिए नोट्स तो आप लोगों को डेली प्रोवाइड ही किया जाता है एडवांस में, और कुछ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं उनके लिए हम लोग वीडियो भी आपको अवेलेबल कराते हैं। तो अगर आप हमारे पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो ये आपके सामने नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पे आप मैसेज करिए, अपना नेम लिखिए, किस एग्ज़ाम के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं डिटेल लिखिए, हम आपको आगे का प्रोसेस बताएंगे कि आपको कैसे ज्वाइन करना है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वाचिंग। फिर से हम लेके आएंगे आपके लिए जो नेक्स्ट एग्ज़ाम हुआ है 2016 का, उसका डिटेल सॉल्यूशन लेके आएंगे। थैंक यू।